जैन साथियों, आपका स्वागत है कीर्ति कैंपस में। मैं कीर्ति कुमार। आज का जो वीडियो है उसमें हमारा जो टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। ये किस भाग में है? भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51 तक। तो पहली लाइन क्या होती है? भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्यापक वर्णन और विश्लेषण किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो जितने भी इसके आर्टिकल से 36 से 51 तक आपको पूरे आर्टिकल ट्रिक के साथ तैयार हो जाएंगे। और इसका जो टारगेट होगा, आप कोई भी एग्जाम, फाउंडेशन लेवल का कोई भी एग्जाम आप इसे कवर कर पाएंगे। और अगर आपने ये नोट्स पूरा देखा, ये वीडियो, तो पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ जितना भी हम पढ़ाएंगे आपको हमारी PDF टेलीग्राम चैनल कीर्ति कैंपस, इसके साथ साथ प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कीर्ति कैंपस, वहां भी ये पूरी PDF मिल जाएगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नीति निर्देशक तत्व, इसमें क्या है, कैसे है, पहले इसका इतिहास देखेंगे कि इसकी हिस्ट्री कैसे। सबसे पहली बार नीति निर्देशक तत्वों को नेहरू रिपोर्ट में स्थान दिया गया 1928 में। नेहरू रिपोर्ट के बाद एक एक्ट आता है 1935 का, भारत शासन अधिनियम। उस एक्ट में भी नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई थी। इसमें क्या है, इसमें कहा गया था कि राज्यों का ऐसा ऐसा कर्तव्य होगा। फिर हमारे यहाँ जब संविधान बन रहा था तो BN राव ने ये सलाह दी कि अधिकार दो प्रकार के होने चाहिए, एक प्रवर्तनीय और दूसरे अप्रवर्तनीय। प्रवर्तनीय का मतलब होता है जिसको न्यायपालिका द्वारा लागू कराया जा सके। प्रवर्तनीय शब्द बना है प्रवर्तन से, अर्थात लागू कराया जाना। आ माने ना, जिसको न्यायपालिका द्वारा लागू न कराया जाए। लेकिन इनकी इस सलाह को माना नहीं गया और हमारे भारतीय संविधान में प्रवर्तनीय अधिकारों को भाग 3 और अप्रवर्तनीय को भाग 4 में रख दिया गया। फिर जब हमारा देश आजाद हुआ तो नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड ने भी कहां से लिया? स्पेन से। आयरलैंड ने भी कहां से लिया है? स्पेन से। क्लियर है ना इतना? तो अब आगे, नीति निर्देशक तत्व हैं क्या, इनका उद्देश्य क्या है? देखिए यहां पर दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। यहां से क्या, एक तो प्रकार वो होता है जो डिट्टो आर्टिकल के आधार पर पूछा जाता है, दूसरा उसकी भाषा समझ के आधार पर पूछा जाता है। तो इसके उद्देश्य या इसका विशेष वो क्या है, आपको इसके नाम से लग रहा होगा, नीति निर्देशक तत्व। क्या कि इसमें ऐसे तत्वों का वर्णन है जो निर्देश देगा किसको? राज्यों को। और क्या निर्देश देगा? कि वह अपनी नीतियों का निर्धारण इनके आधार पर करे। इसकी परिभाषा इसी में लिखी है कि इसमें ऐसे तत्वों का वर्णन है जो निर्देश देगा किसको? राज्यों को। किस लिए? कि आप अपनी नीतियों को इन आधार पर ही बनाएंगे। किसके आधार पर बनाएंगे? नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर बनाएंगे। तो राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण करता है। राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण किसके आधार पर करता है? DPSP के आधार पर। तो इसमें किसकी स्थापना की गई है? नीति किसके लिए बनाई जाएंगी? लोक कल्याण के। इसके द्वारा क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना की जाती है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना
की जाती है। क्लियर है ना? तो इसमें कैसा होता है, कौन कौन सा लोकतंत्र हो जाता है? सामाजिक, इसके बारे में हम चर्चा अभी आगे करेंगे। और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है टीपीएसपी के द्वारा। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हम पीछे मौलिक अधिकारों में कर चुके। क्लियर है ना? इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये राज्य के लिए एक सिद्धांत या प्रिंसिपल का कार्य करते हैं कि राज्य भविष्य में अपनी नीतियां बनाएगा तो इनको विशेष ध्यान में रखना ही होगा। क्लियर है ना? अब इसके साथ साथ हम देखेंगे इनकी प्रकृति कैसी है। क्वेश्चन यहां से कई बार आया, कैसी प्रकृति है? ये गैर न्यायोचित है, अर्थात अप्रवर्तनीय है। अप्रवर्तनीय या गैर न्याय, इस गैर न्यायोचित का मतलब क्या है? इसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते। अमान्य न, और प्रवर्तनीय बना है प्रवर्तन से। प्रवर्तन का अर्थ होता है लागू कराया जाना, अर्थात डीपीएसपी के लिए हम किसी भी न्यायपालिका में नहीं जा सकते। जब हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते, ऐसा यहाँ क्यों? आर्टिकल 37 में ये रखा गया है कि ये अप्रवर्तनीय है। क्यों? क्योंकि इसमें भविष्य का दर्पण है। डीपीएसपी में क्या है कि राज्य ऐसा कर्तव्य करेगा, राज्य का ऐसा कर्तव्य होगा, भविष्य में होगा। कब होगा? तो ये क्यों डाला गया? जैसे जैसे हमारे देश में, हमारे राज्य में संसाधन की मात्रा बढ़ती जाएगी, हम इनको लागू करते जाएंगे। कैसे करते जाएंगे? आज की सिचुएशन, आज की कंडीशन ये है कि हम हमारे प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के साथ साथ उन बच्चों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, प्रसूति महिलाओं को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या जब हमारा देश आजाद हुआ था तब ऐसा था? तब नहीं था। हमारे पास वो संसाधन नहीं थे। आज की डेट में क्या होता है, एक कॉल कीजिए एम्बुलेंस आती है, एक कॉल कीजिए पुलिस आती है हमारी रक्षा के लिए, हमारी मदद के लिए। तो ये किस पर निर्भर किया? ये संसाधनों पर निर्भर किया कि जैसे जैसे संसाधन बढ़ते चले जाएं, आप इनको लागू करते चले जाओ। क्लियर है ना? तो फिर अब यहाँ पे जब हम इनके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, फिर राज्य कैसा, राज्य की इच्छा है इसको लागू करे या ना करे, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति किसकी है? जनमत की। इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत किसकी है? जनमत या राजनीतिक। कैसे? अगर कोई भी सरकार काम अच्छा नहीं करेगी तो वो आएंगे 5 साल बाद हमारे पास दोबारा से वापस, फिर हम भी उन्हें उसका रिप्लाई देंगे। कैसे? काम अच्छा करोगे हम वोट देंगे, काम अच्छा नहीं करोगे हम वोट नहीं देंगे। तो इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत किसकी है? इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत है जनमत की। ओके, इसके साथ साथ ये क्या है? ये राज्य के लिए एक कर्तव्य का काम करते हैं। राज्य ऐसा भविष्य में करेगा, राज्य को ऐसा करना चाहिए कि राज्य के लिए कैसा है, तो राज्य के लिए कैसा आदेश है ये? राज्य के लिए ये सकारात्मक आदेश है कि राज्य को ऐसा कार्य करना चाहिए। क्लियर है ना? फिर इनका स्वरूप कैसा होगा? राष्ट्रीय होगा या अंतर्राष्ट्रीय होगा? जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय। हम किसी भी देश में जाएं वहां हमें हमारे मौलिक अधिकार मिलेंगे। हाँ, वो उस देश के संविधान के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से मौलिक अधिकार दूसरे नागरिकों को नहीं मिलेंगे। जैसे हमारे देश में आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इनको छोड़कर बाकी सारे अधिकार हमारे देश में विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो इनका स्वरूप, मौलिक अधिकारों का स्वरूप कैसा हो गया? मौलिक अधिकारों का स्वरूप हो गया अंतर्राष्ट्रीय। ओके, लेकिन डीपीएसपी, क्या हमारा भारत किसी दूसरे देश के लिए ये नियम बना सकता है, नीतियां लागू कर सकता है? तो इसका आंसर होगा ना। क्या उत्तर प्रदेश एमपी के लिए कर सकता है? ना। मध्य प्रदेश कर्नाटका के लिए? ना। तो इनका स्वरूप कैसा हो गया? राष्ट्रीय, या यूं कह सकते हैं हम इनका स्वरूप क्षेत्रीय हो गया। कैसा है? राष्ट्रीय या क्षेत्रीय। क्लियर है ना इतना? अब आगे हम आर्टिकल पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण, ये सोच के आधार पर है
क्या कि हमारे यहाँ इसे 3 भागों में विभाजित, यहाँ देखिए कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नियम है ही है कि आप ऐसा करेंगे ही, नहीं, कर सकते हैं। क्या? समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। इसे समझेंगे कैसे? समाजवादी क्या कहता है? समाजवादी समानता पर बल देता है। किस पर बल देता है? समानता पर बल देता है, सामाजिक कल्याण पर बल देता है, सामाजिक न्याय पर बल देता है कि सबको बराबर इक्वालिटी हो। ओके। गांधीवादी क्या कहता है? गांधीवादी सत्य, अहिंसा के साथ साथ एक ऐसी विचारधारा पर काम करता है जहां विकास तो हो लेकिन विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर पर होना चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या है? समाजवाद समानता पर बल देता है, सब बराबर। गांधीवाद समाज समानता पर बल तो देता है लेकिन वो समानता नीचे से ऊपर की ओर हो कि सारे देश का उद्धार हो, बस नीचे से ऊपर की ओर हो। उदारवाद ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उदारवाद क्या कहता है? उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है। कैसे? कि पर्सनली स्वतंत्रता। अब यहाँ पे कौन कौन सा, इसको हम आगे चर्चा करेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42 और 43 ये समाजवादी आर्टिकल्स हैं। गांधीवादी 40, 43, 46, 47। उदारवादी समान 44, 45, 48, 49, 50 और 51। लेकिन यहाँ पर एक और बात, कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ दोनों मिक्सअप है, समाजवादी गांधीवादी, क्योंकि कोई अलग अलग नहीं है, बस थोड़ी सी विचारधारा अलग है लेकिन भाव सब में एक ही है। देखो 36 से 51 तक को याद रखने के लिए आपको कुछ रिदम में ध्यान रखना होगा, राइम्स। और ये जो आगे हम आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं, अगर आपने इसे एक बार पढ़ने के बाद केवल एक बार मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, तो 99% ये आर्टिकल्स आपको तैयार हो जाएंगे। अब इसे ध्यान कैसे रखेंगे? जैसे अभी हम आपको पढ़ाएंगे वन, किसी के आगे वन हो तो वन ऐसे ध्यान रखेंगे, वन सन, सन माने सूर्य, वन सन, टू शू, थ्री ट्री। ये राइम्स की तरीके से है, वन सन, टू शू, थ्री ट्री, फोर डोर, फाइव वाइफ, सिक्स विक्स, सेवन ये हेवन, एट का यहाँ चर्चा होगी नहीं, नाइन वाइन, वाइन समझते हो ना, तो 9 वाइन, ऐसे याद रखेंगे केवल इतना। और एक बार आपने सोचा तो पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। कैसे? देखिए ऐसे शुरुआत होती है आर्टिकल 36 से, क्योंकि डीपीएसपी कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक में है। तो शुरुआत होती है 36 से, और शुरुआत में जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे होते हैं उसकी ही परिभाषा होती है। तो राज्य की परिभाषा किसमें है? 36 में है। इसमें क्या कहा गया है मित्रों? इसमें कहा गया है कि राज्य की इसमें वही परिभाषा होगी जो अनुच्छेद 12 में है। किसमें है? जो आर्टिकल 12 में है। अब अगर पेपर में आता है राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है और वहां पर ऑप्शन 12 नहीं है, 36, 37, 38, 39, तो 100% 36 लगेगा। लेकिन अगर एक ऑप्शन 12 भी है और एक ऑप्शन 36 है तो आंसर क्या लगाएंगे? 12 लगाएंगे। तो 36 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। तो इसको थोड़ा सा कैसे ध्यान रखेंगे, डिटेल में हम मौलिक अधिकारों में चर्चा किए हैं, तो इसे कैसे ध्यान रखेंगे? जहां जहां सरकारी संस्था, सरकारी संपत्ति हो, वो राज्य है। ओके, डिटेल में हम पढ़ा चुके हैं। 37, तो 37 को ध्यान रखेंगे इसके साथ ही 36, 37, 37 अप्रवर्तनीय, अर्थात इसको न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अब 38, इसमें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। अड़, देखो फिर का कोई कुतर्क नहीं होता। अगर हमने इसे पढ़ाया और आपने इसे एक बार तैयार कर लिया मन ही मन, तो वो निश्चित तैयार हो जाएगा कि अड़, इधर कल्याण, इधर अड़, तो लोक कल्याणकारी राज्य किसके किसमें है? 38 में। 39, इधर 9 याद रखेंगे, 9 वाइन, और वाइन के लिए आपको क्या चाहिए? वाइन के लिए चाहिए पैसा। कच्ची तो फ्री मिल जाती है, कम रुपए मिल जाती है, लेकिन वाइन के लिए पैसा चाहिए। पैसा चाहिए इसका मतलब अर्थ चाहिए। तो आर्थिक क्रांति का दस्तावेज 39। अब 39A, आपने वाइन पी, वाइन पीने के बाद पंगा किया, और अगर विवाद होगा तो क्या चाहिए? फिर हम में वकील करना होगा,
क्योंकि केस तो होगा, विवाद करेंगे, तो विधिक सहायता। बस इसको यहां से जोड़ लो कि सामान्य न्याय और निशुल्क विधिक सहायता 39। 40, इसे कैसे याद रखेंगे? 45। कैसे याद रखेंगे मित्रों? 45। तो पंचायतों का गठन 40। अब यहां एक बात और देखें अप्रवर्तनीय, यहां पे कहा गया कि राज्य पंचायतों का गठन करेगा। जब हमारे पास संसाधन हुए तो हमने पंचायतों का गठन किया और इसको प्रॉपर लागू करने के लिए हमने संविधान में संशोधन किया। कौन सा? कमेंट कीजिए कि पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए कौन कौन सा संविधान में संशोधन किया गया। तो 40 कैसे याद रखेंगे? 45। अब 41 कैसे याद रखें? वन, शन। शन हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है, माने हमारी वो बहुत ज्यादा सहायता करता है, क्योंकि अगर सन नहीं होगा तो हमें सहायता, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वन शन, तो कुछ दशाओं में सरकारी सहायता कितना? 41। अब 42, इसको कैसे याद रखना है? टू शू। और हमने मन में एक इमेज गढ़ी, क्या कि हमारे घर में कोई एक प्रेग्नेंट महिला है, उसे दर्द हुआ, तो हमने क्या किया, एकदम तैयार होके जूते वूते पहनकर, तैयार हो, शू पहनकर हम उसे उसकी हेल्प के लिए हॉस्पिटल लेके गए। तो टू शू, शू पहन के क्या किया? प्रेग्नेंट महिला की मदद की। तो 42 में क्या है? न्याय संगत कार्य की मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता। 42। 43, कर्मकारों हेतु निर्वाह मजदूरी, इसे कैसे? थ्री ट्री, जब तक वृक्ष नहीं होंगे तब तक जीवन का निर्वाह नहीं हो सकता। तो निर्वाह मजदूरी 43। अब निर्वाह मजदूरी में ही 43 ए है, क्या? श्रमिकों की भागीदारी, किसमें? उद्योगों के मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी, 43 ए। अब 44, यहां पर भी अक्षर समान है, यहां पर भी अक्षर कैसा है? ये समान है। एक समान आचार संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में। कैसे याद रखेंगे? 36 से 51 तक में केवल यही डिजिट है जिसमें अक्षर समान है, एक समान आचार संहिता। गोवा भारत में पहला एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर एक समान आचार संहिता मौजूद है, लागू है। 45, प्रारंभ में था 6 वर्ष तक की बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, वर्तमान में हम इसमें आगे बढ़ गए, 6 से 14 साल तक भी हो गया है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? 4 5 6, टिट्टो आगे बढ़ जाओ, 4 5 6। तो 45 में 6 वर्ष तक की बच्चों को शिक्षा। 46, इसको थोड़ा सा हम अनुसूचियों से याद रखेंगे। 46 में 6 है लास्ट में, और 6 में अनुसूचियों में अनुसूचित जनजाति का वर्णन है। अनुसूचियों में भी हमने एक ट्रिक से वीडियो बनाया है, केवल एक तो 2 मिनट का वीडियो है, अगर आपने उसे पूरा देखा शॉर्ट्स में तो पूरी अनुसूचियां ट्रिक से तैयार हो जाएंगी। तो 46, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, उनके हितों का संरक्षण किया गया है, बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। तो 6 कैसे याद रखेंगे? जनजाति 6। ओके। अब 47, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, इसे कैसे तैयार करेंगे? 7 हेवन। आपको हेवन कब मिलेगा? जब इस जीवन में हम स्वस्थ होंगे, हमारा पोषण बढ़िया होगा। केवल इमेज माइंड में क्रिएट करनी है। 7 हेवन, तो पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाएंगे, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करेंगे, किसके द्वारा? 47 के द्वारा। क्लियर है ना? 48, बड़ा आसान है ये, अड़ और इधर पर्यावरण, इधर अड़ और इधर पर्यावरण, और उधर भी 38 में अड़, तो लोक कल्याण। 38 38 लोक कल्याण, 48 पर्यावरण। पर्यावरण में ही कृषि और पशुपालन आता है, और ये 48 ए में भी है। तो कैसे याद रखेंगे? 48 48, 48 पर्यावरण, पर्यावरण में कृषि और पशुपालन। 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक वस्तुओं आदि का संरक्षण, इसको कैसे? 9 वाइन, के वाइन पी के आपने सब तबाही मचा दी, डिस्टर्ब कर दिया, कभी कभी किया होगा ऐसा, बियर वाइन पी के एकदम तोड़फोड़ कर दी। तो तोड़फोड़ करोगे, संरक्षण का प्रयास करना होगा। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और वस्तुओं आदि का संरक्षण किसमें है? 49। 50 या 50-50?
जैसे 20-20 मैच, वैसे 50-50, 50-50 माने अलग अलग। तो कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ओके, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जैसे क्या है इसमें, ये हम सबको पता है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग निकाय हैं, एक दूसरे पर किसी पर भी ज्यादा कंट्रोल नहीं है। 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए जो भी संभव प्रयास होगा वो हमारा राज्य और हम मिलकर करेंगे। इसको कैसे याद रखा? 51, नॉर्मली क्या होता है, कोई भी काम हम जब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, ये हमारा काम हो जाए, हम 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है। पहले हम थोड़े से कम थे तो 21, 11, अब थोड़े से पैसे वाले हो गए आप लोग, तो कितने का प्रसाद चढ़ाओगे आप? 51 रुपए का। तो ईश्वर की भक्ति किस कारण की जाती है? ईश्वर की भक्ति का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? शांति। आप लोग किस लिए करते हो? जॉब, पैसा, सफलता, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? किस लिए? शांति। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि कैसे होगी? 51। क्लियर है ना? पक्का? अच्छा, अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर इसमें थोड़ा सा भी समझ में आ रहा हो तो कमेंट अवश्य करें। ओके, अब देखो इससे संबंधित कुछ और फैक्ट। तो क्या ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा? जल्दी से कमेंट कीजिए, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे पॉइंट क्या है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। कुछ लोगों ने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना भी की है। यहां से क्वेश्चन आ जाता है। प्रोफेसर केटी शाह ने संविधान सभा में कहा था, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। नासिरुद्दीन ने क्या कहा? डीपीएसपी नए वर्ष के पहले दिन के वे वादे हैं जो दूसरे दिन भुला दिए जाते हैं। देखिए, ये इनका पर्सनल सोच है, ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है। टीटी कृष्णामाचारी, डीपीएसपी संविधान निर्माताओं का कूड़ादान है। के संथानम में ने क्या कहा? तो के संथानम में ने कहा, डीपीएसपी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ और राज्य सरकार तथा राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव का कारण बनेंगे। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है, लगातार सरकारें, चाहे वो राज्य की हों या केंद्र की हों, हमारे देश के लिए बेहतर से बेहतर काम कर रहे हैं। डीपीएसपी का कार्यान्वयन, देखिए डीपीएसपी जो है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि ये न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते। डीपीएसपी को लागू करने के लिए नियम कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, संविधान में संशोधन की भी जरूरत पड़ती है। तो इसका कार्यान्वयन, भूमि सुधार कार्यक्रम हुए, पंचायती राज व्यवस्था, इससे संबंधित एक वीडियो है, एमसीक्यू, आप उसे देख सकते हो, पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आया 1948 में, श्रम संहिता 2020 में, अनुबंध श्रम विनियम और उन्मूलन अधिनियम 1970 में आया, बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986 में। ये डेट आपको याद रखनी हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976 में, खनन और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया यहाँ से, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। क्लियर है ना? बिल्कुल। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। और इसकी पूरी पीडीएफ, जैसे इसकी दो पीडीएफ, एक तो जो हमने पढ़ाया है वो पीडीएफ, और इसका पूरा प्रिंट जो पूरी पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसी तरह के अन्य वीडियो आप चाह रहे हैं तो इससे क्या होता है, बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।